हाँ भाई, क्या हुआ, t इक्वल टू 0 टाइम पर क्या है, यहाँ पे इसके 1 है मोल, इसके 0 मोल है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभिक्रिया चालू नहीं हुई है भाई। t बराबर t समय पर बताओ, माना इसके अल्फा मोल वियोजित हो गए, होंगे या नहीं होंगे, माना इसके अल्फा मोल और इसके भी अल्फा मोल, अगर मैं इनका कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो बिल्कुल कर सकती हूं, ऐसा करते आए हैं हम, सांद्रता से मल्टीप्लाई कर दिया है भाई, इसके माना इतने हैं, इसके माना इतने हैं, इसके माना इतने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने बोला है कि इसके साम्यावस्था स्थिरांक को, तो जरा मुझे बताओ, साम्यावस्था स्थिरांक बराबर क्या होता है भाई, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। बताओ भाई, के बराबर उत्पादों की सांद्रता क्या क्या है, ये देखो, ए बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, है या नहीं, देख लो, के बराबर कंसंट्रेशन का मान रखो, यहां क्या क्या मान आएंगे, ऊपर आएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा बटे नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सी 1 माइनस अल्फा, रख दिए मान सारे। अब देखना आगे, आगे देखो, आगे देखो, के बराबर क्या आएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे सी 1 माइनस अल्फा, सी से सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां से के बराबर क्या आया, अल्फा स्क्वायर अपॉन सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आया कि नहीं आया बताओ भाई, आया कि नहीं आया। अच्छा बताओ, ये वियोजन की मात्रा है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य, आर्रेनियस ने कहा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं उसमें वियोजन की मात्रा अल्फा का मान बहुत कम होता है, बहुत कम, अगर में बहुत कम होता है तो अल्फा की वैल्यू को लेस देन 1, बहुत ज्यादा कम, तो इसको अल्फा को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। ध्यान रखना, इस अल्फा से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे को तुलना करवानी है, और तुलना हमेशा ऐसे होती है कि अल्फा किसके साथ रखा हुआ है, यानी कि अल्फा का मान 1 से बहुत कम, बहुत कम है, तो इस अल्फा को नगण्य मानकर छोड़ा जा सकता है। तो यहां से क्या आया, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, यहां से क्या आया, अल्फा स्क्वायर बराबर, देखो के नीचे चला गया सी, तो अल्फा बराबर क्या आया, अंडर रूट के अपॉन सी। अच्छा बताओ, के क्या है, एक नियतांक है, तो अल्फा एक नियतांक है ना अल्फा, ये के की जगह पर मैंने लिख दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह, दोनों एक जैसे ही बनेंगे मुझसे, ये अल्फा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट सी होगा कि नहीं होगा, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाओ और के लगा दो, यहां पे इसका मतलब क्या है कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसकी सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये नियम ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ये था, आप ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कैसे निकाला है, आ गया समझ में, आ गया समझ में। ये पहला कंसेप्ट पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, आर्रेनियस का पहला पहला कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ आर्रेनियस कंसेप्ट, यानी कि फर्स्ट जो पोस्टुलेट है, पहला जो अभिग्रहित है किसका, आर्रेनियस के सिद्धांत का, वो ये है कि ये क्या होता है, क्या होता है कि वियोजन की मात्रा विद्युत अपघट्य की सांद्रता के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे हम निकाल चुके हैं, के की वैल्यू आपको निकालनी आती है, कैसे निकालते हो, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, सारी वैल्यूज मैंने रख दी थी। सेकंड देखो, पहला कंसेप्ट पढ़ लिया, सेकंड देखो, सेकंड कंसेप्ट क्या था, अब फटाफट थ्योरी में है, छोटा सा यही बस एक डेरिवेशन था। देखो क्या होता है, एक चीज बताना, आर्रेनियस ने कहा, देखना भाई मुझे एक बात बताओ, Na ज्यादा, एक चीज पूछ रही हूं जो बताना, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, Na प्लस Cl माइनस या NaCl, बताओ,
वेरी गुड। देखो भाई क्यों, कारण क्या है, देखो ये ऐसा है कि आजा मेरे पास ऋणायन और मेरे से आके क्रिया कर ले, यानी कि ये दोनों तो कोशिश कर रहे हैं कि हमको, हमारे ऊपर जो ये आवेश है ये खत्म हो जाए। इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसको तो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और इसको इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, देने हैं अपने। तो देखो ये कह रहा है कि मुझे एक ऐसा तत्व मिल जाए जिसपे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और ये कह रहा है कि मुझे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो मुझे ऐसा मिल जाए कि मैं इससे क्रिया कर लूं। यानी कि ध्यान रखना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये है। तो आर्रेनियस ने कहा कि जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य इन्होंने कहा कि जो धनायन है, विलयन में उपस्थित जो धनायन है और जो ऋणायन है, विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायनों के जो आवेश होते हैं, धनायन और ऋणायन जो है उनके आवेश होते हैं वो हमेशा बराबर रहते हैं। आवेश का मान क्या रहता है, बराबर। यानी कि कहने का मतलब अगर इस पर +2 चार्ज है तो इस पर -2 रहेगा, जिससे क्या रहेगा, विलयन उदासीन रहेगा। और अगर विलयन उदासीन रहेगा तो डेफिनेटली कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो आर्रेनियस ने कहा कि किसी भी विलयन में उपस्थित धनायन व ऋणायन के आवेश के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर आवेश के मान बराबर होते हैं तो विलयन जो है वो क्या बना रहता है, विद्युत उदासीन बना रहता है। ये था सेकंड कंसेप्ट। थर्ड देखना भाई, बहुत इंटरेस्ट, अरे बहुत सरल है, आप देखेंगे ना, बहुत एक चीज बहुत सरल है। ये माना मेरा एक पात्र है, मैंने इसमें लगा दिया इलेक्ट्रोड और फिर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो तो क्या होगा, आयन जो होंगे, जो धनायन होंगे वो कैथोड की ओर, ऋणायन किधर जाने लगेंगे, एनोड की ओर गमन करने लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो कहने का मतलब आर्रेनियस ने कहा कि विद्युत धारा कभी भी विलयन में आयन उत्पन्न नहीं करती। साहब नहीं करती ना, कोई आयन लेके आ रही है क्या अपनी तरफ से, आयन उत्पन्न कभी नहीं करती, केवल और केवल क्या करती है, आयनों की गति का निर्धारण करती है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी विलयन में उपस्थित या विलयन में जो आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, वो विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो धनायन है वो किधर, कैथोड की ओर, जो ऋणायन है उधर एनोड की ओर गति करने लगेंगे। और क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो आयन है, जो विद्युत धारा है वो कभी भी विलयन में नए आयन उत्पन्न नहीं करती, केवल क्या करती है, आयनों की गति का क्या करती है, निर्धारण करती है। क्या कहती है, निर्धारण करती है। समझ गए। अब देखो भाई, ये माना मेरा NaCl है, ये किस किस चीज में टूट रहा है, Na+ प्लस Cl- में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, चौथा देख लेना। फोर्थ क्या है कि जो NaCl है वो टूट रहा है Na+ और Cl- आयनों में। अगर मैंने कहा है कि NaCl Na+ और Cl- में टूट रहा है तो जितना अंश आयनों का वियोजित होता है, माना 5 आयन है और वियोजित केवल 4 हो रहे हैं, कहने का मतलब जितना अंश आयनों का वियोजित होता है उसे विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा। और ये वियोजन की मात्रा को अभी रिप्रेजेंट किससे किया था, अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। कहने का मतलब क्या है कि आयनों जितने विद्युत अपघट्य, जितना अंश वियोजित होता है उसे कहते हैं वियोजन की मात्रा। और ये वियोजन की मात्रा जो है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला देखो, ये भी कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट देखना, फर्स्ट ये है विद्युत अपघट्य की प्रवृत्ति। बताओ भाई, विद्युत अपघट्य की प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के, कौन कौन से, प्रबल और दूसरा कौन सा, दुर्बल। जितना ज्यादा प्रबल होगा उतना ही ज्यादा वियोजित होगा, और ये क्या होगा, कम वियोजित होगा। यानी कि कहने का मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य जो है उसके वियोजन की मात्रा ज्यादा, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। पहला तो ये रहा, यानी कि विद्युत अपघट्य अगर प्रबल
आयन वियोजित ज्यादा, वियोजन की मात्रा ज्यादा। विद्युत अपघट्य दुर्बल, आयन की वियोजन की मात्रा कम, इसका मतलब क्या है, वियोजित कम हो रहे हैं। सेकंड देखो विलायक की प्रकृति। अच्छा एक बात बताओ, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि मैडम आपने NaCl डाला है, NaCl नहीं क्योंकि एसिटिक एसिड दुर्बल की बात कर रहा है ये, एसिटिक एसिड डाला है, तो एसिटिक एसिड में आप कह रहे हो कि आयन तो टूटेंगे नहीं विद्युत अपघट्य विद्युत धारा लगाने से, फिर आयन टूटेंगे कैसे? अरे आयन टूटते कैसे हैं? कोलेराउस के अनुसार आयन तब टूटते हैं उसमें पानी मिलाओगे, यानी कि विलायक मिलाओगे। विलायक, तो देखो विलायक क्या है, विलायक क्या है, एक नाम सुना होगा एप्सिलॉन फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसे आप कहते हो डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक क्या होता है पता है? डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मतलब यह है कि विलयन को उदासीन कर सकने की क्षमता, विलयन को उदासीन कर सकने की क्षमता। पढ़ा होगा ये सब कुछ आपने, आयनिक ठोस में पढ़ के आए हैं आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में, जहां पे वो आयनिक विलेयता के बारे में बात कर रहा होता है, वहां समझाते हैं अच्छे से कि डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक क्या होता है, विलयन को उदासीन कर सकने की क्षमता। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक जितना ज्यादा होगा, जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक जितना ज्यादा होगा, विलयन को उदासीन कर सकने की क्षमता उसकी ज्यादा होगी। यानी कि जितना ज्यादा उदासीन करेगा विलयन उतना ही स्टेबल होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, जिस भी विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है, विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है। समझ गए? यानी कि विद्युत प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, कोई से भी विलायक में मिला दो, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान होना चाहिए उच्च, और जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान होगा, जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा विलयन, उतना ही ज्यादा विद्युत अपघट्य क्या होंगे, वियोजित होंगे। थर्ड देखना समायन का प्रभाव, ये भी पढ़ा है ना फायांस के नियम में, फायांस के नियम में पढ़ा है ना, समायन का प्रभाव पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? समायन का मतलब क्या है, H2O प्लस HCl, यहां से H प्लस आयन मिलेंगे और यहां से भी H प्लस आयन मिलेंगे, आयन हो गए, आयन कैसे हो गए भाई, समान। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मतलब क्या है कि ध्यान रखना, मतलब क्या है कि जितने ज्यादा सम आयन होंगे वियोजन की मात्रा हो जाएगी उतनी ही कम। ये पढ़ के आए हो सब, ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ये कैसे और क्यों होता है, सब पढ़ा है फायांस के नियम में कि जैसे जैसे आयन जो है समायनों का प्रभाव, समायनों का प्रभाव ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, और प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, आयन एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और आयन एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसका मतलब क्या है, यानी कि H2 और HCl एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करेंगे, और अगर दूर रहने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होगी या नहीं होगी। यानी कि ऐसा क्या है, समायन का प्रभाव। अच्छा बताओ सांद्रता, कंसंट्रेशन अभी पढ़ा था ना, विलयन जितना तनु, यानी कि जितनी सांद्रता कम, वियोजन की मात्रा उतनी ही ज्यादा, विलयन जितना तनु, वियोजन की मात्रा उतनी ही अधिक। कोलेराउस ने कहा था ना कि सांद्रता जितनी कम होगी वियोजन की मात्रा क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। और लास्ट में बचा है ताप, ध्यान रखना ताप बढ़ाने से वियोजन की मात्रा जो है वो बढ़ती है, ताप बढ़ाने से क्या होती है, वियोजन की मात्रा बढ़ती है। अभी और रह गए हैं आरएनएस सिद्धांत में एक दो कंसेप्ट और, वो पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे आरएनएस सिद्धांत की सीमाएं या कमियां, उसके बाद डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे दुर्बल एवं प्रबल विद्युत अपघट्य, और फिर एक लास्ट में रह जाएगा डेबाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन, डेबाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन, और दो चीजें और रह जाएंगी, हिटोर्फ विधि और एक रह जाएगी चल सीमा विधि, ये दो रह जाएंगी। तो देखते हैं कैसे करवाती हूँ, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल की क्लास में फिर मिलना होगा आपसे।